हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास मिनट्स से संबंधित है। इसके बारे में कल भी हमने आपको बताया था कि मिनट्स क्या है, लेकिन अभी ये थोड़ा सा टॉपिक अधूरा है, हम इसमें से कुछ पोर्शन बचा हुआ है, इसके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। जो क्लास में कल स्टूडेंट नहीं आए थे, पहले थोड़ा सा उनको भी पता होना जरूरी है कि सूक्ष्म क्या है। और ये जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये मीटिंग से रिलेटेड है, इसको हिंदी में बैठक और सभा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये उसी का एक पार्ट है। जब मीटिंग की जाती है तो उससे रिलेटेड कौन कौन सी कार्रवाइयाँ अन्य होती हैं, उनसे रिलेटेड जानकारी है, तो उसका एक भाग है, इसको कहते हैं सूक्ष्म। ठीक है, तो इस जैसे इसका नाम ही है सूक्ष्म, शॉर्ट, संक्षेप में, कोई भी चीज़ संक्षेप में करना सूक्ष्म कहलाते हैं। और इसको इंग्लिश में मिनट्स के नाम से जानते हैं। मिनट मत कहिएगा, मिनट का मतलब फिर समय से रिलेटेड हो जाता है। मिनट मीन्स सूक्ष्म होता है। ठीक है, तो अब सूक्ष्म क्या है, हमने बताया था कि सभा की कार्रवाई किस तरीके से चलती है। आप लोग कल नहीं आए थे, शायद आपको नहीं पता होगा इन सब चीज़ों पर। सूक्ष्म में मैंने बताया कि जब सभा की कार्रवाई स्टार्ट होती है तो उससे पहले वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट पूरा तैयार किया जाता है। मीटिंग स्टार्ट होने से पहले वो सबको भेजा जाता है, सभी जितने मीटिंग के जो सदस्य हैं उन सभी के पास में वह रिपोर्ट प्रेषित की जाती है, जिसको हम कहते हैं एजेंडा, है ना। और उस एजेंडा के तहत फिर हमारी जो मीटिंग होती है वो होना स्टार्ट हो जाती है। उसमें उन सभी को क्रम बाई क्रम कर सभी लिए जाते हैं और उन सभी में विस्तार से चर्चा होती है। तो जब विस्तार से चर्चा होती है तो इसकी कार्रवाई को इसमें लिखा जाता है कि मीटिंग में क्या कार्रवाई चली, क्या कार्रवाई हो रही है। तो जो कार्रवाई इसकी होती है, कार्यवाही, इसको लिखने की जिम्मेदारी कंपनी सचिव की होती है। कंपनी सचिव की इसकी जिम्मेदारी होती है कि वो जो मीटिंग की कार्रवाई है उसका विवरण तैयार करें। उस कार्रवाई का विवरण तैयार। तो जो कार्रवाई लिखी जाती है, हमने आपको कल बताया था कि जो एजेंडा होता है वो किस तरीके से होता है। एजेंडा के हमने दो टाइप बताए थे, दो तरीके से एजेंडा लिखा जाता है, एजेंडा तैयार किया जाता है। एक तो एजेंडा हमारा होता है संक्षिप्त कार्यसूची और दूसरा होता है विस्तृत कार्यसूची। तो उसी के तहत जब उसमें कार्रवाई होती है, एजेंडा है आपका, एजेंडा में कह दिया गया संचालकों की नियुक्ति, या संचालकों का चुनाव, संचालक का चुनाव किस प्रकार। संचालक का चयन करना है उस मीटिंग में। अब एक हमारा जो एजेंडा था वो था संचालकों का चुनाव। अब संचालकों का चुनाव होगा, सभी लोगों के सम्मुख नाम प्रस्तुत किया जाएगा, जितने सदस्य हैं वो लोग अपना अपना मत देंगे, अपने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। और अगर उस व्यक्ति के पक्ष में वोट आते हैं तो फिर उसको संचालक नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये जो पूरी कार्रवाई होती है कि किसने क्या कहा, किसने अपना वक्तव्य क्या रखा, किसका क्या मत था, वो सब कैसे कैसे हुआ, किसने क्या क्या कहा, इसी को कहते हैं कार्रवाई। मीटिंग में संचालकों का चुनाव होना था, उससे रिलेटेड जितनी भी कार्रवाई थी वो कंपनी सचिव के द्वारा लिखी गई। ये कंपनी की बात हो रही है क्योंकि कंपनी में ही तो कंपनी सचिव होता है, किसी इंस्टीट्यूट में तो होता नहीं है। यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर होते हैं जो उस मीटिंग की कार्रवाई को लिखते हैं, या फिर जो व्यक्ति नामित किया जाता है वो उस कार्य को करने के लिए जिम्मेदार होता है, उसका उत्तरदायी होता है। तो जो कार्रवाई हुई कि किसने क्या क्या कहा वो सब लिखा जाता है।
ठीक है, इसको कहते हैं मीटिंग की कार्रवाई लिखना। और जब कार्रवाई लिखी जाती है तो बाकायदा इसकी पुस्तक होती है, उसमें उसका विवरण तैयार किया जाता है जिससे कि ये हो कि हाँ मीटिंग में क्या क्या हुआ था। ठीक, तो मीटिंग हो जाती है पूरी, तब सचिव क्या करता है, उसके मिनट्स तैयार करता है, उसके मिनट्स तैयार करता है, सूक्ष्म तैयार करता है कि मीटिंग में आज क्या क्या हुआ। ये तो कार्रवाई थी, जो कुछ भी हुआ सब कुछ लिखा जाता है इसमें। लेकिन सूक्ष्म क्या है, सूक्ष्म में जैसे इसका नाम ही सूक्ष्म है, शॉर्ट में, तो शॉर्ट में जितने भी वहाँ पर कार्रवाई हुई है, जो मुख्य कार्रवाइयाँ होती हैं, जैसे कोई निर्णय लिया गया, कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, कोई पॉलिसी के बारे में चर्चा हुई, कोई सुझाव दिया गया, वो सब इसमें अंकित किया जाता है आपके सूक्ष्म में कि आज क्या क्या हुआ। नहीं, यहाँ पर तो बहुत सारी चर्चा होती है, क्लास में जब हम पढ़ाते हैं तो बहुत सी चीज़ों के बारे में बताते हैं, लेकिन उसमें कुछ मुख्य भाग होता है जो आपके टॉपिक की तरफ इशारा करता है, जो आपके टॉपिक का भाग होता है ना। तो कार्रवाई तो बहुत सारी पढ़ाते तो बहुत सारा है, इंक्लूड वो रिलेटेड तो उससे होता है, क्लास से रिलेटेड होता है, लेकिन कुछ मुख्य भाग होता है जो हमारे सब्जेक्ट को कवर करता है। ठीक है, तो वैसे ही मीटिंग में होता है, मीटिंग में तो कार्रवाई बहुत सारी होती है, मीटिंग में तो चर्चाएं हर प्रकार की चर्चाएं होती हैं, लेकिन सब कुछ तो कार्रवाई में लिखा जा रहा है, लेकिन मुख्य क्या हुआ आज मीटिंग में, निष्कर्ष जो उस कार्रवाई का जो निष्कर्ष होता है वो आपका सूक्ष्म कहलाता है। ठीक है, जो मुख्य बातें उसमें दर्शाई जाती है। तो ये काम जब कार्रवाई पूरी हो जाती है, सभा पूरी हो जाती है, उसके पश्चात में कंपनी सचिव के द्वारा लिखा जाता है, उसको हम कहते हैं सूक्ष्म कहते हैं। सूक्ष्म के आपके दो प्रकार बताए गए हैं कि सूक्ष्म लिखने के दो तरीके हैं। ठीक है, एक तो होता है प्रस्तावों का सूक्ष्म, कल हम बता रहे थे प्रस्ताव, दूसरा होता है विस्तृत विवरण का सूक्ष्म। विवरण का सूक्ष्म पहला था, प्रस्तावों का सूक्ष्म। अब इसमें एक बात और है कि जब ये सूक्ष्म आपके तैयार हो गए, सूक्ष्म को तैयार कर दिया सचिव ने लिख करके, अब उसके पश्चात में हमने कहा था कि जो सभा का अध्यक्ष होता है, जो सभा का अध्यक्ष होता है, उससे उस सूक्ष्म पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं, उस सूक्ष्म पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। वो इसलिए करवाए जाते हैं कि सचिव ने तो उसको लिख दिया, लेकिन मुख्य जो अधिकारी होता है वो सभा का सभाध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, जो पूरी मीटिंग का आप कहते हैं कि प्रतिनिधित्व करता है, पूरी मीटिंग उसके हिसाब से चलती है। जो सूक्ष्म बनाए गए उस पर वो हस्ताक्षर करेगा, तो जैसे हस्ताक्षर करता है तो आप उसको एक ये कह सकते हैं कि वैध मान सकते हैं कि साक्ष्य के रूप में आप उसको स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि वह जैसे ही साइन होते हैं तो मोहर लगती है, वो एक साक्ष्य बन जाता है कि आज मीटिंग में क्या क्या हुआ। ठीक है, तो ये जानना आपकी आवश्यकता। दूसरा इसमें ये बताया गया कि जो ये सूक्ष्म होते हैं ये संक्षेप में लिखे जाते हैं, तो ये बिल्कुल संक्षेपिका होते हैं, इनको संक्षेपिका शब्द दिया गया है क्योंकि ये संक्षेप में तैयार किए जाते हैं, विस्तृत विवरण इनका नहीं दिया जाता है, विस्तृत विवरण इनका नहीं होता है, ये संक्षेप में तैयार किए जाते हैं, इसलिए इनको संक्षेपिका कहते हैं। और सूक्ष्म जो होते हैं वो तार की तरह होते हैं, पत्र की तरह नहीं होते हैं, तार। ठीक है, तो इनको इसकी भी संज्ञा दी गई है। बैठक में किए जाने वाले
वाले कार्यों का सूक्ष्म कहलाता है। बैठक अर्थात मीटिंग, सभा में किए जाने वाले कार्यों की संक्षिप्त कार्यवाही। क्या क्या हुआ संक्षेप में ये लिखना, संक्षिप्त कार्यवाही का विवरण तैयार करना सूक्ष्म कहलाता है। ठीक है। और इसके आगे टाइप है, 2 टाइप है, 2 प्रकार है। पहले प्रकार के बारे में स्पष्ट किया गया, इसको कहते हैं प्रस्तावों का सूक्ष्म। प्रस्तावों का सूक्ष्म। कल हमने प्रस्ताव के बारे में बताया था कि प्रस्ताव क्या होते हैं, प्रपोजल्स क्या होते हैं। हमने कहा था कि अभी उसके बारे में सिर्फ विचार किया गया है, उसके बारे में बताया गया है कि जब कोई मंत्रालय या कोई कंपनी जनता के लिए, कर्मचारियों के लिए कोई बिल लेकर के आती है तो पहले वो सभा में उसका एक प्रपोजल प्रस्तुत करती है, एक विवरण प्रस्तुत करती है, सभी के सम्मुख उसको रखती है, उसके बारे में बताती है, उसके फायदे बताती है, उसके लाभ क्या होंगे, दूरदर्शी उसके लाभ क्या होंगे, कौन कौन उससे लाभान्वित होगा, इन सभी चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए ये बनाए जाते हैं। ठीक है। फिर मीटिंग में क्या होता है कि मीटिंग में तो सभी सदस्य हैं, है ना। फिर सभी लोग उस पर अपना मत प्रस्तुत करते हैं कि नहीं ये उचित है कि नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे लोगों का के हितों का हनन होता है, लोगों की आज़ादी भी भंग होती है। मतलब जैसा उसका बिल है, जैसा प्रस्ताव है, उस पर उसके हिसाब से चर्चा होती है। फिर उस पर लोग अपने मत प्रस्तुत करते हैं। मत प्रस्तुत करने पश्चात में सभी लोग उसमें लोग लिखित में भी अपना देते हैं कि अगर अपना विचार प्रस्तुत करते हैं कि अगर इसमें ये चीज़ भी इंक्लूड कर ली जाए तो ये जो प्रस्ताव है आपका बहुत और भी अच्छा, ये जो हम पॉलिसी लाने वाले हैं और भी अच्छी पॉलिसी हमारी बन सकती है, नियम हम बनाएंगे तो अच्छे नियम कानून साबित हो सकते हैं। तो उनका विचार विमर्श किया जाता है, फिर उस पर वोटिंग होती है, उस पर वोट पड़ते हैं, लोग अपना मत देते हैं। तो जो सभा की जो एक संख्या होती है उसके हिसाब से अगर उसको मत प्राप्त होते हैं प्रस्ताव को, तो फिर वह आपका प्रस्ताव पास हो जाता है, वो प्रस्ताव आपका पारित हो जाता है, प्रस्ताव पारित समझा जाता है, क्योंकि सभी लोग उसके समर्थन में होते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति उसके समर्थन में नहीं होते हैं तब वो बिल आपका पास नहीं माना जाता है, वो प्रस्ताव आपका पास नहीं माना जाता है, आपका फिर वो वापस चला जाता है, फिर उसमें संशोधन होते हैं, फिर वो सामने फिर मीटिंग में लाया जाता है, फिर उस पर विचार विमर्श होता है। अगर वो फिर सबके हिसाब से सही है तब फिर उस पर विचार किया जाता है, अदरवाइज फिर से वो भेज दिया जाता है वापस। ठीक है। तो ये शुरुआत में जब हम कोई बिल लाना चाहते हैं तो जब हम सभा के सम्मुख उसको प्रस्तुत करते हैं, उस पर कार्रवाई के लिए, उस पर विचार विमर्श करने के लिए, तो उसको हम प्रस्ताव कहते हैं, है ना, प्रपोजल कहते हैं। तो जो प्रस्तावों के सूक्ष्म लिखे जाते हैं तो सभा में जितने भी प्रस्ताव रखे गए हैं, है ना, उन सब के बारे में लिखा जाता है और सबसे पहले इसमें प्रस्तावित किया शब्द लिखा जाता है।
प्रस्तावित किया, क्या किया उसके बारे में लिखा गया कि ये प्रस्ताव पेश किए गए। तो जितने भी प्रस्ताव आपके सभा में प्रस्तुत किए जाएंगे वो एक पैराग्राफ की तरफ लिखे जाएंगे, नहीं कंटिन्यू नहीं लिखे जाएंगे। एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो एक पैराग्राफ में लिखते चलेंगे, जब अगला प्रस्ताव अगर सभा में प्रस्तुत हुआ है तो नेक्स्ट उसी पेज में एक नया पैराग्राफ लिख दो, मतलब पहले वाले में ही जोड़ करके नहीं, नया प्रस्ताव लिख करके प्रस्तावित किया, ये प्रस्तावित किया, किससे संबंधित था, ये पूरा संक्षिप्त विवरण लिखा जाता है। तो प्रस्तावित किया लिख करके इससे ये पता चल जाता है कि ये प्रपोजल प्रस्तुत किया गया था मीटिंग में, ठीक है। तो जो प्रस्तावों की जो सूक्ष्म होते हैं उनका लिखने का तरीका है कि सबसे पहले प्रस्तावित किया उसमें लिखा जाए, फिर प्रस्ताव के बारे में जानकारी ली जाए, ठीक। अब सूक्ष्म में क्या होता है, सूक्ष्म में सिर्फ हम कार्रवाई लिखते हैं, सूक्ष्म में हम सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई लिखते हैं कि वो किस तरीके से हमको लिखना है। तो अगर कोई प्रस्ताव है तो प्रस्ताव को आप इस तरीके से नंबर 1 प्रस्तावित किया और क्या है प्रस्ताव उसके बारे में लिख दिया, क्योंकि हम मात्र वो एक रिकॉर्ड अपने पास रख रहे हैं कि क्या क्या प्रस्तुत किया गया था। अब क्या प्रस्तुत किया गया वो तो उसमें लिखा ही हुआ है प्रस्ताव में, उसका संक्षिप्त विवरण बस लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि अगर आप पहले प्रस्तावित किया नहीं लिखेंगे तो वो फिर हमें पता नहीं चलता ये प्रस्ताव है कि ये कोई वैसे जनरल कोई सूचना हम लिख रहे हैं, कोई अन्य कार्य है ना। तो अगर प्रपोजल है, कोई प्रस्ताव है तो उसके पहले प्रस्तावित किया लिखा जाता है। तो एक बात हो जाती है कि प्रारंभ में प्रस्तावित किया, दूसरा है कि प्रत्येक प्रस्ताव एक नए पैराग्राफ से लिखे जाने चाहिए, एक नए पैराग्राफ में लिखे जाने चाहिए, ठीक है। ये दो बातें आपको ध्यान रखना है। प्रारंभ में जो हम प्रस्तावित किया सब इसमें जोड़ देते हैं, और जब एक प्रस्ताव लिख गया दूसरा लिखना है तो फिर प्रस्तावित किया, और जो प्रस्ताव है उसके बारे में उसमें लिखा जाता है। तो आप ये अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। देखो ये सब ज़्यादा कठिन नहीं है, बशर्ते क्या है कि जब आप इसको करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे तो आपको ये जरूर समझ में आएगा। और आपको ये करना है, मैंने आपको बताया था कि आप ऑफिस में जरूर जाएंगे, जो आपकी जॉब ही आपकी पढ़ाई ही ऑफिस से रिलेटेड है, तो आपको ये सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी जब हम आपको बताएंगे कि विवरण का प्रस्ताव कैसे लिखा जाता है, विवरण का सूक्ष्म कैसे तैयार किया जाता है, मिनट्स कैसे तैयार किया जाता है, तो आपको उसके बारे में पता चलेगा। तो सूक्ष्म आपको समझ में आया, कब लिखते हैं सूक्ष्म, आपने क्या समझा? जब कार्रवाई होती है ना तब लिखते हैं शॉर्ट में आपको प्रांजल समझ में आया? क्या समझा आपने? सूचना वो होता है जो भी मतलब हमारी सभा होती है, कार्रवाई होती है, सूचना नोटिस होती है, तो उसको उसमें लिखते हैं, और जिसमें प्रस्तावित हम लाते हैं उसके जो कुछ भी शब्द अगर छूट जाते हैं स्टार्टिंग में लिखते हैं, और जो नया प्रस्ताव होता है हर एक नए प्रस्ताव को हर एक अलग पैराग्राफ में लिखते हैं। ठीक है जी, आपको समझ में आया प्रतिभा? तो इसमें बस आप इतना ध्यान रखना कि इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, इसकी ज़रूरत पड़ती है कि मीटिंग स्टार्ट होती है ना, मीटिंग में इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पर बैठे हमने एक मीटिंग का, कल आप लोग नहीं आए होंगे तो क्लास आप लोग जरूर देखिएगा, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से पता चलेगा, क्योंकि जब आप लोग क्या पढ़ोगे नहीं तो जानकारी कैसे मिलेगी। और हमने आपसे कहा था कि आप सभी लोग अपनी अटेंडेंस उसमें कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख करके जरूर भेजेंगे। 1-2 लड़कियां हैं
आपको उसमें लिखना चाहिए, हम पता हो कि आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कुछ करके वीडियो तो मैंने देखी लेकिन वो नहीं पास करना जॉब। नीचे सबसे नीचे कमेंट लिखा रहता है, उसमें अपना नाम लिखना है, पता होगा कि बच्चे का हाँ उसने पढ़ा। आप कभी लोग कोई क्वेरी ही नहीं करते, कुछ पूछते ही नहीं हो तो कैसे पता चलेगा आप समझ रहे नहीं समझ रहे? वैसे ही हालांकि यही होता है, जब नहीं पूछ रहे इसका तो समझ में आता है। अब टेस्ट लिया है, देखेंगे चेक करेंगे कितना समझ में आया। तो सूक्ष्म मैंने बताया कि इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब हम मीटिंग करते हैं, मीटिंग अरेंज करते हैं, मीटिंग की कार्रवाई होती है। मीटिंग में क्या क्या हुआ, एक समझो कि निर्णय लिखा जाता है इसमें कि मीटिंग में क्या क्या हुआ, क्या क्या मीटिंग में हुआ, क्या क्या कार्रवाई हुई, उसका संक्षिप्त विवरण। मीटिंग में सभा में होने वाले सभी कार्यों की संक्षिप्त कार्रवाई का विवरण लिखना ही सूक्ष्म कहलाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जब ऐसा ना हो कि आप कंपनी में जाएं और स्टेनोग्राफर पीए की पोस्ट पे आप कहें कि मीटिंग होनी सूक्ष्म लिखना है, चलिए लिखो आप सूक्ष्म, तो वहाँ पर आप बिल्कुल भौचक सन्नगन हो जाए, समझ में नहीं आ रहा सूक्ष्म क्या होता है ना, इधर उधर देखना लग जाए, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको, है ना। तो ये आप मुझे लगता है अच्छे तरीके से कर लेंगे, क्योंकि मीटिंग में तो कई प्रकार के कार्य होते हैं, उस सभी के बारे में विधिवार लिखा जाता है। और उसके लिए आपके पास में एजेंडा होना चाहिए। एजेंडा पहले तैयार किया जाता है, मैंने बताया था आपको कि एजेंडा क्या होता है, एजेंडा कैसे तैयार किया जाता है, ये मैंने कल की क्लास में आपको बताया। तो आप लोग जरूर पढ़ें, क्योंकि जब ज्ञान होता है तो ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, वो ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। कल को आप अपनी कंपनी खुद की चलाएंगे, खुद की ओपन कर सकते हैं, तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि मीटिंग किस तरीके से होती है। मीटिंग आपने कर ली, कोई प्रूफ नहीं है, कुछ लिखा पढ़ी में कुछ है नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं हमने मीटिंग कर की है ना। तो मीटिंग में क्या क्या हुआ ये सब आपको पता होना चाहिए। तो दूसरी जो आपकी मीटिंग है जिसको हम कहते हैं विवरण का सूक्ष्म, विवरण का सूक्ष्म जो दूसरा टाइप है उसको हम कहते हैं विवरण का सूक्ष्म। विवरण के सूक्ष्म में यह सूक्ष्म लिखने की दूसरी विधि है। पहली वाली विधि कौन सी है? प्रस्तावों का सूक्ष्म। दूसरी विधि है हमारी विवरण का सूक्ष्म। लेकिन इसमें क्या है, जैसे उसमें हम प्रस्तावित किया लिखते हैं, प्रस्तावित किया, इसमें ऐसा नहीं लिखा जाता है। प्रस्तावित किया लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब इसमें जो दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया कि जो प्रस्तावों का सूक्ष्म होता है उसमें क्या करते हैं, जो प्रस्तावों का सूक्ष्म है और विवरण का सूक्ष्म, दोनों में अंतर क्या है? प्रस्ताव में तो हम लिखते हैं आपने प्रस्तावित किया, लेकिन इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें तो सभी कार्रवाइयाँ लिखी जाती हैं। लेकिन ये प्रस्तावों के जो सूक्ष्म होते हैं उसके पहले वो लिखना जरूरी होता है। दूसरा कि इनके प्रस्तावों के विवरण जो है वो हर पैराग्राफ में अलग अलग, एक पैराग्राफ के बाद दूसरा प्रस्ताव, दूसरे बाद तीसरा प्रस्ताव, पैराग्राफ वाइज ये लिखे जाते हैं। अब जो सूक्ष्म की विषय सामग्री क्या होती है, अगर आप सूक्ष्म लिखेंगे तो आपको क्या क्या लिखना होगा, ये आप समझ गए। विवरण का सूक्ष्म, विवरण के सूक्ष्म में प्रस्तावित शब्द लिखना ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो कार्रवाई आपके सभा में हो रही है भाई, जो रोज़ की जब मीटिंग होती है, जब मीटिंग होगी तो उसमें प्रस्ताव भी होंगे और अन्य बातें भी होंगी, अन्य कार्य भी तो होंगे। तो जब आप सूक्ष्म लिखेंगे तो उसमें जहाँ पर प्रस्तावित किया आएगा, मतलब प्रस्ताव आएंगे तो वहाँ प्रस्तावित किया लिख करके उसके बारे में नया आएगा तो फिर नया, फिर जनरल कार्रवाई आएगी तो हम जनरल कार्रवाई के बारे में लिखना, जो अन्य कार्रवाइयाँ हो रही वो हमारे अन्य विवरण हो जाते हैं, फिर उनकी कार्रवाइयाँ हम पॉइंट टू पॉइंट लिखते चले जाते हैं। तो वह हमको इसकी जो सूक्ष्म की विषय सामग्री, मतलब क्या क्या हमको लिखना होता है, कौन कौन से टॉपिक पर हम इसमें विशेष ध्यान देते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो जैसे ये सूक्ष्म है तो सूक्ष्म में क्या करते हैं,
बीचों बीच, बिल्कुल बीच में सभा का नाम लिखा जाता है। भाई मीटिंग होती है, मीटिंग किससे रिलेटेड है ये इसमें लिखा जाता है। बिल्कुल बीचों बीच में ये अंकित किया जाता है। सभा का नाम सभा का नाम लिखना चाहिए। जैसे ये हमारा प्रश्न है, कोई पेज है जिसके बीच में सभा का नाम। अब सभा का नाम आप लोग नहीं समझ पाए होंगे, समझ में आया? सभा का नाम मैंने कल बताया था कैसे होता है। हमने बताया था कि सभा के प्रकार क्या होते हैं, कौन कौन सी सभाएं होती हैं। तो सभाओं में जरा एक बार फिर से आप देख लो, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। लेकिन आप लोग कंटिन्यू रहोगे तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा और आपको अच्छे से जानकारी भी मिल पाएगी। ठीक है, तो पहले जैसे सभाएं होती हैं संचालकों की सभाएं। संचालकों की सभाएं होती हैं। तो सभा का नाम क्या होगा? संचालकों की सभा। ठीक है, अगर उद्देश्य तो वो तो जो हमारा एजेंडा होता है उसमें लिखा रहता है कि हमारा क्या उद्देश्य है, इनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम ये कर रहे हैं। या संचालकों की एनुअल मीटिंग्स होती हैं। ठीक है, तो हम एक ही उसे लिख रहे हैं। संचालकों की सामान्य सभाएं होती हैं, संचालकों की असामान्य सभाएं, संचालकों की आप कह सकते हैं वार्षिक सभाएं होती हैं। तो हमने उनको एक में ही लिख दिया संचालकों की सभाएं। ठीक है, दूसरा है अंशधारियों की सभाएं। आप लोग उसको पढ़ना अपना शुरू करो, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। ऋणपत्रधारियों की सभाएं, लेनदारों की सभाएं। ठीक है, इस प्रकार से सभाएं आपकी होती हैं। तो जिसकी जो सभा हो, जिससे रिलेटेड सभा हो, उन लोगों का नाम हम लिख देंगे, ये इससे लिए सभा का नाम है। ठीक है, और सभा का तो किसी पर्टिकुलर सामान्य सभा है तो लिख देंगे सामान्य सभा, किसी की पर्टिकुलर सामान्य सभा है तो उसके लिए हम उसका नाम लिख देंगे। ठीक है, लेनदारों की सभा है तो लेनदारों। आप जैसे अंशधारी होते हैं तो अंशधारियों की अगर वार्षिक सभा है तो अंशधारियों की वार्षिक सभा। ठीक है, अंशधारियों की सामान्य सभा। तो इस प्रकार से नाम हम उसको देते हैं मीटिंग का। जब आप इस कार्रवाई को करेंगे, जब आप उस पोस्ट पे होंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, है ना। लेकिन उसके पहले कहीं ऐसा ना हो कि आपको ऐसा लगे कि तो मैंने सुना ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। बाकी तो जब हम काम करते हैं तो फील्ड में हम बहुत अच्छी तरीके से फिर हम समझ जाते हैं। फिर हमको हिचकिचाहट और हमारे अंदर जो डर होता है वो बिल्कुल भी हमारे अंदर नहीं होता। वो बड़ी अच्छी तरीके से हम उस कार्य को कर पाते हैं। ये जो सभाएं हमने लिखी है, ये पहले टॉपिक हमने पढ़ा दिया था। ये हम यहाँ आप लोगों की वजह से फिर से हमको लिखना था। ये समझ में आया? संचालकों की सभाएं, संचालक जानते हो संचालक किसको कहते हैं? डायरेक्टर। तुम बताओ। डायरेक्टर कंपनी का जो कंपनी का मालिक होता है, कंपनी का जो मालिक होता है। आप इधर क्या नाम? परीक्षा ऋतु। अंशधारी क्या होते हैं? अंशधारी व्यापारी और शेयरों में जो मतलब सभा रखी जाती है, व्यापारी मनीषा। ऋणपत्रधारी जो ऋण लेते हैं, कर्ज लेते हैं, उनकी भी एक सभा होती है।
जो हमसे ऋण लेते हैं, जो कंपनी से ऋण लेते जब कंपनी से ऋण लेते हैं हैं, वो कंपनी से ऋण लेते हैं, कंपनी बैंक है। नहीं सर, ऋण सबको लेना पड़ता है, जो कंपनी में रहने वाले होते हैं या किसी भी क्षेत्र में रहने वाले होते हैं उनके बीच में वो तो बैंक से लेते हैं ऋण। नहीं सर, उसमें भी ऋण के लिए ना एक बैठक रखी जाती है अच्छा, किसी भी क्षेत्र में, इतना मुझे पता है। ये लेगा सर जिनसे पैसे ले लेते हैं उनकी सभा संचालकों की सभाएं, संचालकों की सभाएं बताया कि जो संचालक होते हैं वो कंपनी के जो मुख्य जो स्वामी होते हैं, जो कंपनी को रन करते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, है ना। तो जो डायरेक्टर होते हैं ये उनकी सभाएं होती हैं। कई सारे संचालक होते हैं जो कंपनी को जिस हिसाब से उसमें अपना योगदान देते हैं उस हिसाब से उनको शेयर मिलता है इसका। तो ये संचालक नियुक्त किए जाते हैं कंपनी, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, उसमें क्योंकि सारे नियम कानून सब यही बनाते हैं संस्था की, कंपनी को चलाने के लिए। अंशधारियों को इंग्लिश में बोलते हैं शेयर होल्डर, जो हमारे कंपनी के शेयर को खरीदते हैं, वे व्यक्ति जो हमारे कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं और उसके एवज में हमको पैसा देते हैं, तो वो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं। तो अब इनकी भी तो कंपनी की पार्टनर्स में हिस्सेदारी हो जाती है, क्योंकि उन्होंने हमको पैसा दे रखा है। तो पैसा क्यों दिया है? ताकि हमारी कंपनी अच्छी तरीके से रन कर सके, अच्छी ग्रोथ करे, फिर उससे प्रॉफिट कंपनी ज़्यादा कमाए, जिससे कि उनको भी उसका अंश मिले। एक क्वेश्चन है सर, तो जैसे जो शेयर होल्डर होते हैं ना, तो छोटे छोटे जैसे 0.1% में भी अगर उन्होंने शेयर खरीदा है तो क्या वो भी पार्टनर होंगे? हाँ, वो जैसी उनकी हिस्सेदारी होगी उस हिसाब से उनका वो लाभांश मिलता है उनको। पैसा क्या किया जाता है कि कंपनी का एक अमाउंट आती जाती है कि हाँ इसकी क्षमता इतनी है, फिर जैसे मान लो कि उसका कैपिटल, एनुअल जो कैपिटल है वो कितना है, उसको मान लीजिए 5 लाख रुपए है, ठीक है। अब 5 लाख रुपए को क्या किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में इस प्रकार से डिवाइड कर दिया जाता है। अब लोग और फिर उसको मार्केट में इशू कर दिया जाता है कि हम अपने इतने के शेयर बेच रहे हैं, ठीक है। अब शेयर एक प्रकार के क्या होते हैं, एक प्रकार का दस्तावेज होता है कि आप हमको उसके एवज में पैसा देते हैं और हम उसके एवज में हम आपको एक प्रमाण पत्र दे देते हैं कि आपने इतने रुपए का हमसे शेयर खरीद लिया है। दस्तावेज होता है एक प्रकार का। जैसे आप लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, बीमा पॉलिसी करवाते हैं, तो आपको उसके एवज में क्या मिलता है, आपको पैसा देते बॉन्ड मिलता है, तो बॉन्ड ही तो आपके उसकी गारंटी होती है कि हाँ आपने बीमा करवाया है ना। तो हमें उनको दस्तावेज देते हैं और वो हमको पैसा देते हैं और हम उस पैसे को अपनी कंपनी में लगाते हैं, ठीक है। उस कंपनी से हम अपनी अन्य कार्यों को करते हैं जिससे कि हमारी कंपनी की ग्रोथ है वो बढ़े। तो जब पैसा नहीं होगा तो कंपनी चलेगी कैसे, ठीक है। तो अब जो जिस हिसाब से खरीदता है शेयर, उसी के हिसाब से अब इस पैसे का साल भर बाद मूल्यांकन किया गया, पैसा यहाँ लगाया गया था, अब उससे हमको कितनी इनकम हुई। जो इनकम होती है, मान लो इससे 20,000 रुपये की इनकम हुई है, ठीक। अब 20,000 की ये क्या हुई, इनकम हुई है, लाभ हुआ है, ये क्या हुआ है, लाभ। अब इस लाभ को कई छोटे छोटे भागों में बांटा जाएगा, ठीक है। कई छोटे छोटे भागों में बांटा जाएगा। वो कैसे भाग होंगे, जिसने जिस हिसाब से जितना अपना योगदान दिया था कंपनी को, जितने का अंश खरीदा था, जिस परसेंट में उसने अंश खरीदा उतने परसेंट ही इसमें से उसको दे दिया जाएगा। इसका लाभ, जो लाभ बचा हमारे पास में आया, फिर जब उसको एक भाग मिलेगा, प्रांजल को एक भाग मिला, एक भाग आपको मिला, एक भाग, सकल लाभ तो आपको मिला नहीं है ना, उसका एक अंश मिला है, पार्ट मिला है। इसीलिए जो अंशधारी उसको प्राप्त करता है, तो जो अंशधारी को मिलने वाला जो लाभ होता है उसको कहते हैं लाभांश, उसको कहते हैं, क्योंकि इसको लाभ का एक अंश मिला है। अब वो कितना भी हो सकता है, जिस हिसाब से उसने शेयर खरीदे होंगे, जिस परसेंटेज में खरीदे
ज़्यादा लाभ मिलेगा, है ना। तो ये जो सिस्टम इसका होता है इसको कहते हैं लाभांश। तो इनका बस यही रहता है वो कि हमें बीच बीच में इनकी सभाएँ करनी पड़ती है, इनको समझाना पड़ता है कि नहीं आपका पैसा अच्छे व्यक्तियों के हाथों में है और वो पैसा आपने बहुत अच्छी जगह लगाया है। मतलब कहते हैं कि वो ताकि वो हमसे ऐसा ना हो कि अपना पैसा मांगने लग जाए, वो पैसा अपना ले लेंगे तो फिर हम कहाँ से अपना काम करेंगे, है ना। तो इसलिए इनकी सभाएं बुलानी पड़ती हैं, इन्हीं के लिए हमको अपने सारे एनुअल रिकॉर्ड तैयार करने पड़ते हैं, उनको दिखाना पड़ता है सभाओं में, ठीक है। सभा में दिखाते हैं कि देखो ये हमारी वार्षिक रिपोर्ट आई है, और वार्षिक रिपोर्ट में संचालक मंडल भी होते हैं, संचालक मंडल अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है कि नहीं हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, देखो दस्तावेज, ये देखो इसकी सेलिंग देखो कितना सेल कर रहे हैं हम, कितना आ रहे हैं हमारे कस्टमर्स कितने हैं, कहाँ कहाँ तक हमारे माल की डिमांड, तो उससे वो खुश होते हैं कि हाँ इस बार तो बढ़िया कंपनी चल रही है, बढ़िया अच्छा प्रॉफिट होगा, है ना। और जब पैसा दे दिया कंपनी ने कुछ नहीं किया तो शेयर डाउन। जब लोग अपना पैसा निकालने लग जाते हैं धड़ाधड़ तो शेयर तो गिरते हैं फिर उससे, है ना। कंपनी नहीं काम करती, लोग अपना पैसा निकाल लेते हैं तो शेयर गिर जाते हैं, और जब लोग पैसा देते जाते हैं कंपनी को, डिमांड बढ़ जाती है तो शेयर उछाल मार जाते हैं, तो उसकी डिमांड हो जाती है, ठीक है जी। ये थोड़ा सा समझो, जो टॉपिक आपको मिलेगा एक कंपनी लॉ का एक सब्जेक्ट है आपको उसमें नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो आपको ये सब शेयर्स के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। कई टाइप के शेयर्स होते हैं, है ना, वहाँ पर मौका मिलेगा तो हम आपको समझाएंगे शेयर के बारे में। अभी इतना ऋण पत्रधारी क्या होते हैं कि ऐसे जैसे शेयर होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर हमको पैसा देते हैं, वैसा हम क्या करते हैं कि जब अब शेयर तो एक क्षमता में निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं जितने पाए उतने नोट छाप दिए, है ना। नोट छापने की सीमा होती है, उसी प्रकार से शेयर जारी करने की सीमा होती है। हमारी वार्षिक कैपिटल कितनी उसके हिसाब से ही तो हम शेयर अपने इशू कर सकते हैं। तो अब हमको पैसे की डिमांड और है, पैसे हमको और चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास में और कुछ शेयर तो हम कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, हम उधार लेते हैं। कंपनी उधार लेते हुए अपना ऋण पत्र जारी करती है कि मैं ऋण पत्र जारी करता हूँ, हमें ले लो और उनको पैसे दे दो, मतलब प्रूफ देती है। जनता से ऋण मांगती है, लेती है ऋण, देती नहीं है। देने के लिए बैंक है तो बैंक ऋण देता है, ठीक है। तो वो जिन जिन व्यक्तियों से ऋण लेती है वो व्यक्ति उनके ऋण पत्रधारी कहलाते हैं, ठीक है। और उस पैसे को फिर हम अपने कारोबार में लगाते हैं, बढ़ाने में लगाते हैं, ग्रोथ उससे, ठीक। फिर उससे लाभ होता है तो उनमें बांट दिया जाता है, कंपनी अपने पास रखती है जो उसका शेयर होता है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ऋण पत्रधारी इनकी भी सभाएँ करनी पड़ती है। पता चला कि ऐसा ना हो पैसा तो उन्होंने दे दिया, कल को डूब जाए उनका पैसा, क्योंकि जब हम व्यापार की संकल्पना करते हैं, व्यापार के बारे में अपने जहन में अगर कोई शब्द आता है तो व्यापार का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कारोबार जिससे लाभ कमाया जा सके, वही तो व्यापार होता है। व्यापार में कोई धर्मार्थ काम नहीं करता है, धर्मार्थ के लिए तो वो धार्मिक संस्थान होती है। अगर कंपनी शब्द है तो कंपनी का मतलब कारोबार से है ना, व्यापार से है, और व्यापार का एक उद्देश्य होता है लाभ कमाना, ठीक है। अब लाभ को किस तरीके से, चाहे पैसे की कमी पड़े तो शेयर, और कमी पड़े तो ऋण पत्र जारी कर दिए, है ना। उसे पैसा चाहिए, और पैसा होगा तभी तो हम व्यापार बढ़ाएंगे, तभी तो अपने वहाँ पर अच्छी तरीके से इक्विपमेंट मशीनरी करने की व्यवस्था कर सकते हैं, एम्प्लॉइज रख सकते हैं, कच्चा माल खरीद सकते हैं बनाने के लिए। बिना पैसे का कुछ होता नहीं है, तो इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं बनाई जाती है। ऋण पत्रधारी आपको समझ में आया। फिर आता है लेनदार के बारे में आप बताएंगे कुछ। लेनदार वही होते हैं जिनसे मतलब जो शेयर के खरीदते हैं, जो शेयर की बात तो हो गई। सर लेनदार जो हम जिनसे हमने जिनसे लिया होता है, जिनसे लिया होता है, आप बताएंगे और ना आप उपदेश बताएंगे। उपदेश आपको समझ में आया जो ये कथा चल रही जो प्रवचन दिया तो मैं थोड़ा बहुत तो अकाउंट से हो, अकाउंट्स करने को तो पता होना चाहिए।
पहले तो तुमने उसका तो इंग्लिश रूपांतरण बताओगे इसका मतलब क्या होता है, तो वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया तो इसका मतलब वो पता चल गया। डेप्टर जानते हो क्या होते हैं? क्रेडिटर जानते हो? हाँ, डेप्टर क्या होते हैं? सर एक तो देनदार होता है, एक लेनदार। क्वेश्चन पे क्वेश्चन। डेप्टर जानते हो क्या होते हैं? डेप्टर अकाउंट में पढ़ा था। पढ़ा था लेकिन पढ़ने से नहीं होते, कैसे पहचानोगे ये डेप्टर है ये क्रेडिटर है? मैं आपका डेबिटर हूँ तो मैं क्या करूँगा? तो सर मैं आपसे लूँगा कि आपको दूँगा? तो आप लोगे। मैं लूँगा तो मैं डेबिटर हूँ तो मैं लूँगा। बैठो, मेहनत करो अच्छे से, है ना। लेनदार क्या होते हैं? ऐसे व्यक्ति या ऐसी संस्थाएं, ऐसी कंपनियां ठीक है। आगे परीक्षा आपको नहीं पता? जिनसे हमको पैसा लेना है, जिनको हमने उधार दे रखा है, जिनको हमने उधार दे रखा है, जिनसे हमको पैसा आना है, जो हमारी पार्टी है ना भाई। आपको लेनदार मतलब लेना, जिनसे लेना है वो हमारे लेनदार है, ठीक है। जिनसे हमको लेना है वो हमारे लेनदार होते हैं। अर्थात आप कह सकते हो ऐसे व्यक्ति जिनको आपने उधार माल बेचा है, उनको आपने उधार माल मुहैया कराया है, वो आपके क्या होते हैं? लेनदार होते हैं। तो उनकी भी हम सभाएं करते हैं, क्योंकि अगर ये हमसे नाराज हो गए तो हमारा सामान कौन खरीदेगा? हाँ, उन्होंने कह दिया ठीक है लो ऐसा करो, अपना पैसा पकड़ो, मैं नहीं खरीदता तुम्हारा सामान, है ना। तो अगर मान लो उन्होंने एक बार खरीदा और हम देख रहे हैं कि वो बीच में हमसे हट रहे हैं और दूसरे लोगों के पास में जा रहे हैं सामान खरीद, बहुत दिनों से हमसे नहीं खरीदा है लेकिन हमारे पास रिकॉर्ड है ना, तो हमको किसी न किसी तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, बुलाते हैं, उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, समझाते हैं प्रोडक्ट के बारे में, उनसे पूछते हैं, रात पूछते हैं आखिर हमसे आप दूर क्यों जा रहे हैं, है ना। दूसरे ने आपको क्या ऐसा दिया, दूसरी कंपनी में आखिर ऐसा क्या है? उन्होंने कहा कि भाई क्वालिटी आपकी अच्छी नहीं है, नहीं आपने पहले खरीदा था, तब हो सकता है स्टार्टिंग का हमारा बिजनेस था लेकिन हमने बहुत ज़्यादा उसमें सुधार किया है, तो आप इस बार आप एक बार मौका दें। ऐसे तो इससे क्या होता है कि लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, विचार विमर्श होता है। मीटिंग में होता है विचार विमर्श किया जाता है, विचार मंथन किया जाता है किसी चीज़ पर, समझाया जाता है किसी टॉपिक पर। तो अब हमने, क्योंकि पार्टी तो हमारी यही है, जब इनकी संख्या बढ़ेगी तभी तो हमारा माल बिकेगा, तो माल बिकेगा तो तभी तो पैसा आएगा, है ना। तो पैसा तो आता ही आता है, ऐसा नहीं उधार माल दे दिया तो पैसा चला जाता है, पैसा आता है। व्यापार सब उधार में चलता है, कुछ नगद में चलता है, पैसा होता रहता है, वो पैसा भेजता रहता है, माल भेजते रहते हैं, आगे पीछे सब चलता है, ठीक है। तो हम इनको बुला करके समझाने का प्रयास करते हैं, इनको हम बताते हैं कि हमारे यहाँ पर इस समय ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है या होने वाला है, इसमें क्या क्या है और आप इसको किस तरीके से आप मार्केट में उतार सकते हैं, किस तरीके से आप कस्टमर्स को आगे कस्टमर्स को बेच सकते हैं। आपके तो कस्टमर ये हैं लेकिन उनके भी तो कोई कस्टमर होगा, है? तो ये सब बातों को हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, उनको समझाते हैं, कहते हैं कि आप ये जो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ आप इसको हमसे खरीदेंगे तो शुरुआत में हम आपको इतना छूट देंगे, है ना। कैश में लेंगे तो और ज़्यादा छूट देंगे 1%। तो तरीका होता है अपने बिजनेस को ग्रो करने का, आगे ले जाने का। तो आप यदि कभी इस तरीके से कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप, अगर आपको पहले से ही पता होगा कि लेनदारों की सभाएँ करनी चाहिए, आप आइडिया देंगे, बताएंगे अपने बहुत से कि सर एक लेनदारों की मीटिंग कर लो, उसमें समझा देते हैं सब अच्छी तरीके से, है ना। तो इसीलिए मीटिंग का आपका बहुत ज़्यादा रोल हो गया है ना, बहुत ज़रूरत है। लेकिन आप तो मीटिंग और आसान हो गई है, कहीं जाने नहीं पड़ता है, घर बैठे मीटिंग हो जाती, लैपटॉप ऑन किया और
मीटिंग होती थी, कहाँ जाना है, कोयम्बटूर जाना है, केरला जाना है, चेन्नई जाना है, लखनऊ जाना है। कितनी ज़्यादा डिजिटली हो गई हो, लेकिन जो ऑफलाइन की मीटिंग थी उसका महत्व अभी भी है और हमेशा रहने वाला है। ठीक है, तो ये जो सब सारी कार्रवाई है मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये फेस टू फेस मीटिंग की कार्रवाई है, जिसमें एक समूह में सभी लोग बैठते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और उस पर एक लास्ट में एक निष्कर्ष तक पहुँचते हैं, उसी को हम मीटिंग कहते हैं। मीटिंग समझते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे होते हैं और किसी संबंधित विषय पर चर्चा करते हैं और अंत में एक निर्णय तक पहुंचते हैं। तो इस प्रकार की कार्रवाई को हम सभा कहते हैं। ठीक है, उसको मीटिंग कहते हैं, क्योंकि 2 से अगर कम व्यक्ति होंगे तो मीटिंग कैसे होगी, कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, है ना। तो जो जिसमें 2 लोग होंगे वो सिंगल पर्सन मीटिंग मतलब फेस टू फेस मीटिंग होती है, लेकिन जिसमें 2 से अधिक है वो सामूहिक कई सारे लोगों की मीटिंग होती है और उसमें विषय फिक्स होता है, सब्जेक्ट फिक्स होता है, निर्धारित होता है और उसी सब्जेक्ट पर हम चर्चा करते हैं। तो ये आप समझिए कि मीटिंग में कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए। ठीक है, तो तभी आपकी वो मीटिंग कहलाएगी। अकेला व्यक्ति मीटिंग में बैठ करके कौन सी चर्चाएं करेगा, लेकिन ये तो एक सिंगल पर्सन की मीटिंग होती है जिसमें हम पर्टिकुलर किसी को बुलाते हैं और उस पर हम विचार विमर्श करते हैं। लेकिन जो मीटिंग सब कंपनियों में जो मीटिंग होती है उसका एक कोरम होता है कि अगर इतने व्यक्ति हैं तो अगर इससे कम व्यक्ति अगर सभा में उपस्थित होते हैं तो वो आपकी मीटिंग नहीं मानी जाएगी, वो मीटिंग आपकी वैधानिक मीटिंग नहीं मानी जाती है। तो अगर उस समय भी लोगों को बुला करके और उस कोरम पूरा नहीं है, मीटिंग कराई जाती है तो उस मीटिंग का कोई अस्तित्व नहीं होता है, वो एक ऑब्जेक्शन करने वाली मीटिंग हो जाती है, ऑब्जेक्शन उस पर हो सकते हैं। इसलिए जो कंपनियों में मीटिंग होती है उसके लिए संख्या निर्धारित होती है, तो उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कोरम। इसके बारे में आगे आपको आने वाली क्लासेस के बारे में आपको हम बताएंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। तो आपने सबसे पहले सभा का नाम लिख दिया। अब उसके पश्चात में इसमें हम क्या करते हैं, सभा की तिथि, समय, स्थान के बारे में चर्चा की जाती है। स्थान क्या है और इसमें अध्यक्ष का नाम, मतलब कौन इस मीटिंग को करवा रहा था, मीटिंग का अध्यक्ष उसमें किसको बनाया गया था। सभा और अध्यक्ष का नाम लिखा जाता है। ठीक है, सभा की तिथि, सभा किस दिन थी, तारीख कितने बजे से थी, कहाँ थी और उसको किसके अंडर में सभा को किया गया है, ये इसमें वर्णित होता है। उसके पश्चात सभा में पारित प्रस्तावों का विवरण दिया जाता है। पारित प्रस्ताव हमने भी आपको बताया था कि प्रस्तावों को किस तरीके से लिखते हैं। तो जितने प्रस्ताव पारित होते हैं उन सभी के आगे प्रस्तावित किया लिखा जाता है और उसके बारे में उसकी डिटेल लिखी जाती है, उसका विवरण लिखा जाता है। ये सूक्ष्म में तैयार किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले वो लिखने के पश्चात में आज कौन कौन से प्रस्ताव आए उनको हम स्टेप बाय स्टेप उसमें लिखते हैं और सभा की जो अन्य कार्रवाइयाँ होती रहती हैं उनको भी स्टेप बाय स्टेप हम लिखते रहते हैं।
और इसके पश्चात क्या करते हैं कि यदि सभा में कोई बाधा उत्पन्न हुई है, कोई समस्या उत्पन्न हुई है, तो उसका भी विवरण उसमें लिख लेते हैं। यदि सभा में कोई बाधा तो उसका विवरण सभा में यदि कोई नियुक्ति हुई है तो उसका विवरण, ठीक है। नियुक्ति मतलब जानते हैं कि सभा में जो मीटिंग, जो कंपनियां होती है ना, उसमें बहुत से व्यक्ति जो होते हैं वो नियुक्त किए जाते हैं। जैसे कंपनी सचिव होता है, कंपनी सचिव पर आके संस्था में कोई पोस्ट खाली है तो आप किसी मीटिंग में उसको किसी को नियुक्त कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आप अगर कुछ ऐसा हुआ है तो आप उसका विवरण भी लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे, ठीक, बाकायदा उसमें उसका विवरण पूरा लिखते हैं कि आज उसकी नियुक्ति हुई है। ऑडिटर होते हैं, अपेक्षक होते हैं, उन सबकी नियुक्ति होती है, उसके बारे में लिखते हैं। संचालकों का कोई अगर चुनाव हो रहा है, उसमें कोई चयनित किया गया है, तो उन सबका मतलब जो काम होते हैं उन सबको स्टेप बाय स्टेप हम लिखते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई बाधा उत्पन्न हो गई, कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, तो उसका भी लिख लेते हैं कि ये हो गया, ठीक है। तो सभी रिपोर्ट हम तैयार करने का उसमें प्रयास करते हैं और अंत में हम क्या करते हैं कि जब सभी कार्रवाइयाँ हो जाती हैं, इसमें तो हमने आपको बताया प्रस्ताव हुए, नियुक्ति हुई, ये सब लिखते, बाधा उत्पन्न हुई, और भी अगर कोई कार्य होते हैं तो वो सब हम स्टेप बाय स्टेप उसमें पॉइंट डाल करके, ठीक है, उसमें लिखा जाएगा आज दिनांक इतने को इतनी बजे इस स्थान पर संचालकों की सभा या अंशधारियों की सभा आयोजित की गई, जिसकी इन महोदय इनकी अध्यक्षता में सभा का आयोजन किया गया और इसमें इससे संबंधित सूक्ष्म का विवरण निम्नवत है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 प्रस्ताव है तो प्रस्ताव रखा गया है। तो जब अगर कोई प्रस्ताव रखता है, जैसे मान लो कि लोकसभा राज्यसभा होती है, वहाँ पर बिल पास होता है, बिल के लिए प्रस्ताव रखते हैं, तो अगर प्रस्ताव रखा जा रहा है तो वहाँ पर उसका विवरण दिया जाता है, और प्रस्ताव नहीं है तो उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा जाता है। और जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनके बारे में विचार विमर्श हो रहा है, बस उनके बारे में उसमें लिखा जाता है। सारे हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं ना। और वो लिखते कैसे हैं, हमने बताया कि सबसे पहले जब मीटिंग होती है तो सबको बुलाया जाता है, तो जब मीटिंग की सूचना दी जाती है तो उसके साथ में एजेंडा भी भेजा जाता है कि मीटिंग में क्या क्या होगा, उसका एक पहले से ही करिकुलम तैयार किया जाता है, रूपरेखा बनाई जाती है और वो हमारे पास होता है, उसी हिसाब से मीटिंग होती है। और उसके अतिरिक्त जो चर्चा होती रहती है उस पर पॉइंटों पर आधारित उनको हम लिखते रहते हैं, बाद में शॉर्ट में तैयार करके उस पर हम साइन करवा देते हैं, ठीक है ना। उसको हम कहते हैं मीटिंग का, उसको हम कहते हैं मीटिंग का एजेंडा, और इसको कहते हैं मीटिंग का मिनट्स, ठीक है। तो ये जब तक आपको सभा के बारे में नहीं पता होगा, मीटिंग कितने प्रकार की होती है ये आपको नहीं पता होगा, सभा की सूचना कैसे देते हैं इसके बारे में आपको जानना है, और साथ ही साथ आपको सीखना है कि सभा का एजेंडा कैसे तैयार करते हैं, ठीक। और फिर आपको सूक्ष्म, तब आपको सूक्ष्म पता चलेगा। तो इन सबको आपको तैयार करना है, और लास्ट में क्या करते हैं, अध्यक्ष के हस्ताक्षर, अध्यक्ष के हस्ताक्षर करवाना बहुत जरूरी है ना। अच्छा, ये सूक्ष्म को और हम किस नाम से जानते हैं, मिनट्स। तो इंग्लिश में इसको हम संक्षेपिका भी कहते हैं, वो संक्षेप में लिखते हैं, ठीक है। एक संक्षेपिका होती है, विस्तृत रूप नहीं होता है।
ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसमें हमने मुख्य मुख्य बातें बताई जो इसमें होनी चाहिए, और उसके अतिरिक्त भी इसमें बहुत से तथ्य इसमें होते हैं। आप उनको जैसे मैंने बताया, एक दिन हम किसी दिन आपका वो करवाएंगे मीटिंग, समझाएंगे आपको, एक एजेंडा हम रखेंगे, आपके सम्मुख मीटिंग होगी, फिर हम बताएंगे किस तरीके से इसको लिखा जाता है उस पर, तब आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा इसको। ठीक है, तो आपकी आज की इस क्लास को फिर हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ठीक है, और जो इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी, वो आगे आने वाले जो टॉपिक होंगे वो नेक्स्ट क्लास में आपको हम इसमें कवर करेंगे। तो अपना ध्यान रखें, पढ़ें जरूर, और इसके नोट्स जरूर तैयार करें। तो नोट्स तैयार यदि आप नहीं करेंगे तो जब एग्ज़ाम आपके होंगे तो फिर आपको बुक्स में से ढूंढना पड़ेगा कहाँ गया टॉपिक, कौन सा टॉपिक पढ़ें, कौन सा ना पढ़ें। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं वो हम इसमें जरूर कवर करते हैं। बहुत सारे टॉपिक हम छोड़ भी देते हैं जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से उचित नहीं होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है और अच्छी तरीके से मेहनत करनी है, क्योंकि क्या है कि आपके ज़्यादा परसेंटेज तभी आ सकते हैं जब आप थ्योरी में ज़्यादा मेहनत करें। आप लोग क्या करते हैं कि समझते तो हैं लेकिन कुछ लिखने में कुछ कमी हो जाती है, कुछ लिखने के तरीके में दिक्कत आ जाती है। तो अच्छी तरीके से लिखें, समझ के लिखें, सही बातें लिखें, कटिंग ना करें पेपर में, जिससे कि आपके मार्क्स भी अच्छे आए, प्रैक्टिकल मार्क्स भी अच्छे आए, सेशनल भी अच्छा आए, और टॉप करें। आपका एक ध्येय होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, वो आप लोग अपना निर्धारित कर लें, और फिर आपको तो सफलता आपके हाथ में है ही। तो कल मिलते हैं फिर एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।